नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मेरे द्वारा आपको प्रथम सर्ग के 25 श्लोक तक अध्ययन करवा दिया गया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 26वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। देखिए, इति रीत्वा गिरम आत् सत्क्रिये गते अत पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा तद आचचक्षे अनुज सन्निधौ वच। अन्वय देखिए, अथ इति गिरिम इरित्वा गते आत् सत्क्रिये वन सन्निवासिनां पत्यौ महीभुजा कृष्णासदनं प्रविश्य अनुज सन्निधौ तत्वच आचक्षसे। शब्दार्थ देखिए, इति मतलब इस प्रकार, इरित्वा कहकर, गिरम वाणी को, आत् सत्क्रिये पारितोषिक प्राप्त कर लेने पर, गते चले जाने पर, पत्यौ स्वामी के, वन सन्निवासी नाम अरण्यवासियों के, प्रविश्य प्रवेश करके, कृष्णासदनम द्रौपदी के भवन में, महीभुजा राजा युधिष्ठिर के द्वारा, तत् वह वनेचर द्वारा कहे गए, आचचक से कहा, अनुज सन्निधौ छोटे भाई भीम एवं अनुजों के समक्ष, वचय इस प्रकार के वचनों को। तो देखिए, प्रथम सर्ग के एक प्रसंग का यहाँ पे समाप्ति होती है, जिसमें युधिष्ठिर के द्वारा भेजे गए गुप्तचर वनेचर ने युधिष्ठिर की शासन व्यवस्था का पूरा हाल जानकर उसे धर्मराज को निवेदन किया। अब इस सर्ग का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है, जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर को अपने व्यंग्य वचन सुनाती है। तो यह भाग जो है प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत है। देखिए, अथ इति गिरम इरित्वा, इस प्रकार, इति गिरम इरित्वा पहले की बात कहने के बाद, गते आत् सत्क्रिये वन सन्निवासिनां पत्यौ, यह पहले की बात कहने के बाद स्वामी के दिए गए पुरस्कारों को लेकर जब वनेचरों का प्रधान वनेचर अपने घर चला गया, तब युधिष्ठिर ने घर के अंदर जाकर कृष्णासदनम द्रौपदी की कुटिया में जाकर, घर के अंदर जाकर, अनुज सन्निधौ तत्वचय आचचक से, अपने छोटे भाई अनुजों के सामने, भीम के सामने, उस वनेचर के द्वारा कही गई बात को आचचक से द्रौपदी को बताई। कि पूर्वक प्रकार से दुर्योधन का वृतांत कहकर और युधिष्ठिर के द्वारा पुरस्कृत किए जाने पर जब वह वनेचर अपने स्थान को चला गया, तब युधिष्ठिर ने द्रौपदी की कुटिया में जाकर वहाँ पर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन अपने छोटे भाइयों को बुलाकर सबके सामने गुप्तचर के द्वारा कही हुई तमाम बातें वहाँ पर कही। तो प्रस्तुत पद्य में हमें यहाँ पर युधिष्ठिर एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में युधिष्ठिर का पता चलता है। शत्रु पर आक्रमण करने के पहले उसने गुप्तचर के द्वारा शत्रु की गतिविधियों का पता लगाया। गुप्तचर का प्रतिवेदन उसने एकांत में सुना। इस प्रकार प्रतिवेदन पर विचार करने एवं भावी रणनीति तय करने के लिए वह अपने बुद्धिमान भाइयों की मंत्रणा लेना आवश्यक मानता है। पर्याप्त मंत्रणा के बाद ही निर्णय लेना युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता और नीतिज्ञता की ओर से संकेत करता है। प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे रह, तय आदि वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। तो अगला पद्य देखिए, निशम्य सिद्धिं द्विषिताम् अपाकृति
ततस्ततस्त्या विनियन्तुम् अक्षमा नृपस्य मन्युव्यवसायदीपिनी रुदा जहार द्रुपद आत्मजा गिरह। अन्वय देखिए। ततः द्रुपद आत्मजा द्विषितां सिद्धिं निशिम्य ततस्तया अपाकृतिः विनियन्तम् अक्षमा नृपस्य मन्युव्यवसायदीपिनी गिरह उदा जहार। शब्दार्थ देखिए। निशम्य का अर्थ होता है सुनकर, द्विषिताम शत्रुओं के, अपाकृति अपकार या बुराइयों को सुनकर, ततस्तया वहाँ से शत्रु से प्राप्त होने वाली, अक्षमा असमर्थ होती हुई, नृपस्य महाराज युधिष्ठिर के, मनु व्यवसाय दीपिनी क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली, उदा जहार वाणी को बोली। गिरह मतलब वाणी। देखिए कवि यहाँ पे कहते हैं कि द्रौपदी ने जब ये बातें सुनी तो अपने मन की भड़ास निकालने के लिए द्रौपदी ने बोलना प्रारंभ किया। ततः उसके पश्चात द्रुपद आत्मजा, द्रुपद आत्मजा द्रुपद की पुत्री कौन थी? द्रौपदी। उसके पश्चात द्रौपदी द्विशताम सिद्धिम निमश्य शत्रुओं की सिद्धि को, उन्नति को सुनकर, ततस्तया अपाकृति और चित्त के शोभ को नहीं छिपा सकने वाली वह द्रौपदी विनियुन्तम अक्षमा नृपस्य मनु व्यवसाय दीपिनी गिरह उदा जहार है। अपने पति युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने के लिए, शत्रु के नाश के लिए उद्योग करने वाली बातें गिरह उदा जहार है वाणी को बोली। कि ततः उसके पश्चात द्रुपद आत्मजा द्रौपदी ने शत्रुओं की सिद्धि को, उन्नति को सुनकर, चित्त के शोभ को नहीं छिपा सकने वाली अपने पति युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने के लिए उस द्रौपदी बोली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्रुपद राजपुत्री द्रौपदी वनेचर के द्वारा कही हुई दुर्योधन की राजनीति की सफलता को सुनकर अत्यंत दुखी हुई। किसके मुख से सुनकर? युधिष्ठिर के मुख से सुनकर वह अत्यंत दुखी हुई, किंतु अपने आप को शत्रुओं से बदला लेने में असमर्थ महसूस करती हुई शांत होकर बैठे रहने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के ही क्रोध और युद्ध के उद्योग को बढ़ाने के लिए शीघ्र ही वाणी कहने लगी। प्रस्तुत पद्य में अपमान का घूंट पी लेने वाली द्रौपदी के हृदय की क्षुब्ध स्थिति की ओर संकेत किया गया है। उनके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। जब उसने दुर्योधन की राजनीति की सफलता की बात सुनी तो द्रौपदी का क्रोध और अत्यधिक तीव्र हो उठा। द्रौपदी एक वाग्पटु एवं विदुषी नारी है। अपने हृदय की प्रतिशोध अग्नि से प्रेरित होकर वह राजा युधिष्ठिर के समक्ष और युधिष्ठिर के हृदय में भी शत्रु के प्रति क्रोध जगाने का प्रयास करती है। वह अपने नपे तुले किंतु प्रभावपूर्ण शब्दों से युधिष्ठिर को उत्तेजित करके शत्रु के विरुद्ध शीघ्र आक्रमण करने की प्रेरणा देती है। अगला देखिए। भवाद्रेशेषु प्रमदा जनो उदितं भवति अधिक्षेप इव अनुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्तनारी समया दुरादयः। अन्वय देखिए। यद्यपि भवादृशेषु प्रमदा जनो उदितम अनुशासनम अधिक्षिप इव भवति तथापि निरस्तनारी समयः दुरादयः माम वक्तुम व्यवसाययन्ति। शब्दार्थ देखिए। भवादृशेषु मतलब आप जैसे व्यक्तियों के, प्रमदा जनोदितम नारी जनों के द्वारा कही गई बात, अनुशासनम अधिक्षेप इव भवति तिरस्कार या अपमान के समान भवती होती है। तथापि फिर भी
निरस्त नारी समया दुरादयः माम वक्तुम व्यवसायन्ति। फिर भी वक्तुम कहने के लिए, व्यवसायन्ति का अर्थ होता है प्रेरित करती हैं, माम मुझको अर्थात द्रौपदी को, निरस्त नारी समया स्त्रियों के योग्य आचरण ध्वस्त हो जाने वाली, दुरादेह का अर्थ होता है दुष्ट आंतरिक पीड़ाएं। देखिए प्रसंग चल रहा था कि द्रौपदी जो है दुर्योधन की सफलता को सुनकर बड़ी दुखी होती है और युधिष्ठिर के क्रोध अग्नि को और उद्योग को बढ़ाने के लिए वो कहना प्रारंभ करती हैं। तो द्रौपदी अपने वक्तव्य के प्रारंभ में अपने अनुचित कथन के लिए युधिष्ठिर से क्षमा मांग लेती है। देखिए क्या कह रही है, यद्यपि भावाद्रेसेषु प्रमदा जनो उदितम अनुशासनम अधिक्षेप इव भवति। यद्यपि आप लोगों के जैसे, मतलब आप जैसे महानुभाव के प्रति प्रमदा जनो उदितम स्त्री जनों के द्वारा कही हुई बातें अनुशासनम अधिक्षेप भवति अपमान के समान ही है। तथापि फिर भी निरस्त नारी समयः दुराधेय माम वक्तुम व्यवसायन्ति। फिर भी मैं क्या करूं, मेरे जो चित्त का दुख है, दर्द है, वह मेरे उचित शील को हटाकर माम वक्तुम व्यवसायन्ति मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। यद्यपि आप लोगों के जैसे महानुभावों के प्रति स्त्री जनों के द्वारा कही हुई बातें अपमान के समान होती है, फिर भी मैं क्या करूं, मेरे चित्त का दर्द मेरे उचित आचरण को, शिष्टाचार को हटाकर मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। द्रौपदी यहाँ पर अपनी व्यवस्था प्रकट करती है कि आप जैसे नीति निपुण विद्वान के सामने मुझ जैसी स्त्री के द्वारा कर्तव्य मार्ग का उपदेश देना सर्वथा अनुचित और धृष्टता होगी। किंतु क्या किया जाए, शत्रुओं की सफलता को सुनकर मेरे हृदय में भी अत्यंत व्यथा हुई है और उसने स्त्रियों के सब धर्मांतर को दूर करके मुझे कहने के लिए बाध्य कर दिया है। प्रस्तुत पद्य से पता चलता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों का मुख्य कार्यक्षेत्र घर था। वे राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया करती थी। जब गुप्तचर ने प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर अपने भाइयों से भावी योजना पर विचार करने लगे, तब द्रौपदी ने भी अपनी राय देने की इच्छा जाहिर की और राय देने के लिए उद्यत हुई। अपना वक्तव्य प्रारंभ करने से पहले उन्होंने स्वीकार किया कि पांडवों जैसे राजनीतिज्ञों के बीच में एक स्त्री के द्वारा कुछ सलाह देना अनुचित सा लगता है, फिर भी उसकी भावनाएं उसे कुछ कहने के लिए विवश कर रही है। निरस्त नारी समया दुराधेय। इस कथन का आशय है कि मेरी मानसिक पीड़ाएं इतनी अधिक हैं कि मैं उसके कारण नारी समाज में स्वीकृत सामान्य मर्यादाओं को तोड़कर अपने उद्गार प्रकट करने के लिए मजबूर हो गई हूँ। तो आज इतना ही। कल के वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।